राइट। चलो दोस्तों, तो आज जो कंटेंट आपके सामने लेकर आया हूं मैं, वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाता है। ये पार्ट कहां से आता है? ये पार्ट आता है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में पहला पार्ट है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा पार्ट है आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तीसरा पार्ट है आपका एचपी मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो ये आपका सेकंड पार्ट है। आई होप आपने अभी तक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के वीडियोस पूरे देख लिए होंगे कि बहुत ही शानदार वीडियो बनाए मैंने, दिल से वीडियो बनाए। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। दोस्तों बहुत ध्यान सुनिएगा। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जब हम बात करते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की हम बात करते हैं, तो हमको समझ में आता है कि इसमें भी एक पैटर्न होगा, T1 होगा, T2 होगा, T3 होगा और फिर T4 होगा एंड सो ऑन, और ये Tn तक जा रहा होगा। T1, T2, T3, T4 और ये Tn तक जा रहा होगा। और यहां पैटर्न क्या है? पैटर्न बहुत सिंपल सा है। पैटर्न ये है कि भाई आगे वाली टर्म का और पीछे वाली टर्म का रेशियो सेम होगा। मतलब हम शायद बात कर रहे हैं इस तरह की, T2 बाई T1 इज इक्वल टू R, इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। और यही रेशियो T3 बाई T2 का रहेगा, यही रेशियो T4 बाई T3 का रहेगा, और हम कहें तो यही रेशियो Tn और Tn-1 का रहेगा, और इसको बोलते हैं R कॉमन रेशियो। जब भी कोई सीरीज ऐसा पैटर्न फॉलो करती है तो उसको कहा जाता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्लियर है? आई होप मेरे दोस्तों सारे बच्चों को ये चीज क्लियर हो रही होगी। ठीक है, इसका टर्म वन क्या रहता है? टर्म वन होता है वही जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में था, A। टर्म वन होता है इसका A। T2 क्या होता है इसका? AR, क्योंकि R मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो सेकंड टर्म आएगा। T3 क्या रहता है इसका? AR स्क्वायर। T4 क्या रहता है इसका? AR क्यूब। पैटर्न को समझिए और बताइए मुझे इसका T26 क्या होगा? आपने कहा सर पहले क्या था? AR टू द पावर 0, मतलब जब 1 था तो 0, 2 था तो 1 है ना, 3 था तो 2, 4 था तो 3, 26 से तो कितना आएगा? 25। एंड Tn इज इक्वल टू कितना? AR टू द पावर n-1। ओके, और इसी को तो बोलते हैं कि ये रहेगा आपका जनरल टर्म। क्या रहेगा? जनरल टर्म। ये रहेगा आपका nth टर्म, ये रहेगा आपका nth टर्म, या फिर इसका एक और नाम होता है, वो होता है इसका लास्ट टर्म। क्या बोलते हैं इसको? लास्ट टर्म। तो इन तीन में से कोई भी एक नाम इनको आप दे सकते हैं। ये हमारा जनरल फॉर्मूला है जनरल टर्म का, या फिर nth टर्म का, या फिर लास्ट टर्म का। क्लियर है? एक बार बताओ ये फटाफट, क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। अब इसकी हम बात करें थोड़ा सा आगे, अगर मैं कहानी को ले जाऊं तो कहानी मेरी जाती है इस तरफ कि सर ठीक है, ये सीरीज है किस तरह की? जैसे कि ये सीरीज है, फॉर एग्जाम्पल हो गया कि सीरीज क्या हो गई आपकी? सीरीज हो गई आपकी n, राइट, AR स्क्वायर, AR क्यूब एंड सो ऑन। सीरीज क्या आपने? 3 स्क्वायर, 3 क्यूब, 3 टू द पावर 4, राइट, 3 टू द पावर 4 एंड सो ऑन। इसका सीधा मतलब यह है कि भाई आपके पास ये टर्म्स है सारी क्या है? आपके पास ये सारी टर्म्स है। अब ये टर्म्स मतलब किस तरह से आप इसको काउंट करोगे, समझो ध्यान से। यहां पर ये इंक्रीजिंग है, इसमें R की वैल्यू कितनी है? R 3 स्क्वायर बाय 3, मतलब R की वैल्यू कितनी है? 3 है। हो सकता है सीरीज डिक्रीजिंग हो, मतलब 3 की पावर 17, 3 की पावर 16, 3 की पावर 15, राइट। सीरीज कैसी है? ये डिक्रीजिंग। यहां पे R की वैल्यू कितनी रहेगी? यहां पे R की वैल्यू रहेगी 1/3। तो जो R रहेगा उसमें दो ही क्राइटेरिया रहेंगे, दो ही कंडीशन रहेगी। R या तो आपका ग्रेटर देन 1 रहेगा, या फिर R आपका लेस देन 1 रहेगा। इसके हिसाब से आपके क्वेश्चन रहेंगे और इसके हिसाब से आपको अप्रोच लगानी है। जो आपको पूरा बोर्ड पे दिख रहा है, क्या आपको ये क्लियर है? जो आपको अभी बोर्ड पे दिख रहा है, मैं एक बार वीडियो पॉज करके मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार वीडियो पॉज करके इतनी चीज एक बार आप खुद से भी लिख लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन कहानी में।
कहानी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए क्या होता है कि आपने बोला कि सर कभी 3 लिखा हो, 3 स्क्वायर लिखा हो, 3 क्यूब लिखा हो, तो 3 की पावर 17 तक अगर मुझे इसका सम करना है तो उसका भी तो कुछ तरीका होगा। मैंने कहा बिल्कुल होगा तरीका, क्यों तरीका होगा, तरीका होगा। उसी को तो बोलते हैं सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। क्या बोलते हैं? जिस तरह से एपी में आपका सम होता था, यहां पर भी आपका सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स होता है। आपको याद होगा मैंने एपी में भी आपको सारे फॉर्मूले डिराइव करके बताया था। अपना स्टाइल ही है कि अपन डिराइव करते चलते हैं ताकि कोई परेशानी अपन को आगे आए ना, कॉन्सेप्ट वाइज अपन को कोई दिक्कत ही ना आए। कोई हमसे बोल दे फॉर्मूला आया कैसे, तो वी शुड बी क्लियर अबाउट हाउ दिस फॉर्मूला हैज अराइव्ड, राइट। नाउ मूविंग अहेड, व्हाट इज सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स? आपने बोला कि सर T1 T2 T3 T4 प्लस Tn, इसको बोलते हैं सम ऑफ एन टर्म्स। क्या बोलते हैं इसको? सम ऑफ एन टर्म्स। क्लियर है? इसको बोलते हैं सम ऑफ एन टर्म्स। अब आपने बोला कि सर कैसे करते हैं, तो मैंने बोला Sn इज इक्वल टू क्या, प्लस ए आर टू द पावर एन माइनस वन। क्या? ए आर टू द पावर एन माइनस वन। अब मैं इसको अगर ऐसा लिख दूं कि मैंने आर मल्टीप्लाई कर दिया, इसी इक्वेशन में पूरा आर मल्टीप्लाई कर दिया, तो बताओ फिर फर्स्ट टर्म क्या रहेगा? अगर मैंने आर मल्टीप्लाई कर दिया तो बताओ जरा फटाफट कि फर्स्ट टर्म होगा क्या? बोलो। अगर मैंने आर मल्टीप्लाई कर दिया इसमें तो व्हाट विल बी आर फर्स्ट टर्म? टेल मी, बताइए जरा, बोलो। अगर मैंने आर मल्टीप्लाई कर दिया तो व्हाट विल बी आर फर्स्ट टर्म? खुद सोचो। सर ये पहला टर्म होगा ए आर, फिर ये होगा ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन। तो जब पहला टर्म ए आर है तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ए आर ओवर हेयर, कैन आई राइट ए आर ओवर हेयर सो दैट सिमिलर टर्म लुक्स टुगेदर ना, सिमिलर टर्म्स जो है वो साथ में आ जाए। तो यहां पर क्या हुआ, ये अपना पहला टर्म ए आर बन गया, दूसरा टर्म अपना ए आर स्क्वायर बन गया, तीसरा टर्म अपना ए आर क्यूब बन गया। वैसे ही ये हमारा क्या था, ए आर एन माइनस वन, इसमें भी आर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी क्लियर हो गया, आर टू दी पावर एन माइनस वन प्लस वन, तो ये वन वन कैंसिल, क्या हो गया ए आर टू दी पावर एन। तो यहां पर लास्ट टर्म क्या आ गई अपनी, यहां पर आ गई लास्ट टर्म ए आर टू दी पावर एन। क्या आ गई लास्ट टर्म अपनी? ए आर टू दी पावर एन। क्लियर है? जैसे ही आपने लिखा तो यह बताओ मुझे कि अगर ये लास्ट टर्म ए आर टू दी पावर एन तो सेकंड लास्ट टर्म क्या होगी? सेकंड लास्ट टर्म ये होगी। अरे हाँ या ना? क्लियर है? बस अब आपको माइनस करना है। अब आपने दोनों को माइनस कर दिया। जैसे ही माइनस किया कितना आ गया, एस एन माइनस आर एस एन इज इक्वल टू, राइट, माइनस किया ना आपने। जैसे ही माइनस किया ये माइनस 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 माइनस, सबके सब माइनस हो गए। जैसे ही सबके सब माइनस हुए आपका आंसर क्या आया? ए यहां पर आ गया, ए आर कैंसिल, ए आर स्क्वायर कैंसिल, ए आर क्यूब कैंसिल, ए आर टू दी पावर एन माइनस वन, ए आर टू दी पावर एन माइनस वन कैंसिल, बस बचा क्या अपना माइनस ए आर टू दी पावर एन। एस एन कॉमन आ गया, वन माइनस आर इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ वन माइनस आर टू दी पावर एन, राइट। क्लियर है? एस एन इज इक्वल टू ए टाइम्स वन माइनस आर एन, वन माइनस आर। क्लियर है? तो ये क्या बन गया आपका? ये बन गया अपना फॉर्मूला। क्या बन गया आपका? ये बन गया अपना फॉर्मूला। और यहां पर आप बोलेंगे सर इसको आपको जनरल फॉर्मूला लिखना है किसका? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का। अगर आप ऊपर से भी माइनस कॉमन निकाल लो और नीचे से भी माइनस कॉमन निकाल लो तो आपका एक और फॉर्मूला बन जाता है ए आर टू दी पावर एन माइनस वन, और यहां पर कितना आर माइनस वन। ये भी आपका फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला ये है, उसका बस लिखने का तरीका दूसरा है। बस इसमें आपको ये याद रखना है कि फॉर कैलकुलेशन का इजी पर्पस ओनली, है ना। आपको ये यूज तब करना है जब आपकी वैल्यू आर की लेस देन वन हो, चाहे वो माइनस वन क्यों ना हो, चाहे वो माइनस टू क्यों ना हो। आर की वैल्यू लेस देन वन रहेगी तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। आर की वैल्यू ग्रेटर देन वन रहेगी तो आप उसका ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर है? यस। एक बार इतनी पूरी चीजों को अच्छे से देख लो, अच्छे से देख लो और बताओ क्या इतनी चीजें आपको समझ में आई हैं? बोलो भाई।
पूरा इतना इस चीज को अच्छे से देख लो, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है अब हम यहां पर यूज करने वाले हैं। राइट, फॉर्मूला याद हो गया आपको? आई होप आपको फॉर्मूला भी याद हो गया होगा। की सेल का लाभ उठाएं 20 अगस्त तक और पाएं बढ़िया, चलिए अब रेडी हैं आप? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, पर उसके पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं। ये था आपका सम ऑफ, ये था कि आपका सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। अब इसी में एक बार देख लेते हैं सम ऑफ इनफाइनाइट सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स भी आपको पता है क्या? ये एक बार बता दो आप लोग। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स आपको पता है क्या? एक बार इसकी जानकारी भी दे दो आप फटाफट। जल्दी बोलो फटाफट, क्या रहेगा आंसर? आपने कहा सर इनफाइनाइट सीरीज का कैसे निकालोगे आप आंसर? इनफाइनाइट सीरीज का सब निकाल ही सकते हैं। मैंने कहा क्यों भाई? आपने कहा सर चलो आप ही की सीरीज का एग्जांपल लेते हैं। 3 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 3, अब ये जाते जाते 3 टू द पावर 100 हो जाएगा, 3 टू द पावर 5000 हो जाएगा। इसका आप कैसे निकालोगे वैल्यू? इनफाइनाइट चलता जाएगा तो उसका तो सीरीज आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे, तो आप कैसे निकालोगे इनफाइनाइट सीरीज का सम? मैंने कहा यार बात में दम है आपके। फिर मुझे याद आया कि एक क्वेश्चन और बन सकता है। ये तो आपकी इंक्रीजिंग वाली सीरीज है जो कि बढ़ती चली गई। इंक्रीजिंग वाली सीरीज का तो निकालना आसान है भी नहीं, लेकिन अगर मैंने ये बोला कि 3 की पावर 17, 3 की पावर 15, 3 की पावर 13, 3 की पावर 11 एंड चला गया और मैं बोलूं उसका इनफाइनाइट का निकालो, तो आप बोलोगे सर ये इनफाइनाइट जाएगी ही नहीं, ये इनफाइनाइट जाएगी ही नहीं। ये जाके 3 की पावर जो रहेगा ना, 3 की पावर कुछ देर बाद आएगा 1, फिर 3 की पावर ये आएगा -1, ऐसे जाएगा और धीरे धीरे गायब हो जाएगा। आप बोल रहे हो सर गायब कैसे हो जाएगा? अरे आप खुद सोचो ना, 1/3 की पावर 10, 1/3 की पावर 10, आपने 3 की पावर 10 मतलब 1 को इतनी बड़ी संख्या से डिवाइड कर दिया, इतने बड़ी वैल्यू से डिवाइड कर दिया कि ये जो वैल्यू आने वाली है वो अगर इक्वल टू 0 नहीं आई तो एक्चुअली ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 हो जाएगी। मतलब जो सीरीज बढ़ती चली गई, जिसकी वैल्यू फैलती चली गई, उसको तो आप संभाल नहीं पाओगे, लेकिन जो वैल्यू आपकी घटती चली गई, जो आपकी सीरीज घट रही है, वो कहीं ना कहीं जाके बिल्कुल गायब हो जाएगी। उसका सम, आपका सम जितना वो आगे बढ़ेगी सीरीज, उसका सम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। क्लियर है मेरी बात? आपको समझ में आया कि हाँ यार ये बात सही बोल रहा है बंदा। मतलब आप ये बोलोगे कि नॉट पॉसिबल फॉर आर ग्रेटर देन 1, ओनली पॉसिबल फॉर आर लेस देन 1। क्या मेरी बात क्लियर है आपको?
कि ये ग्रेटर देन 1 के लिए पॉसिबल है ही नहीं, लेकिन हां ये लेस देन 1 के लिए वेरी मच पॉसिबल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? राइट। चलिए अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये आपका लेस देन 1 के लिए फॉर्मूला क्या था? a टाइम्स एस एन इज इक्वल टू a टाइम्स 1 माइनस आर टू द पावर n बाय 1 माइनस आर। अब आप खुद सोचो कि जब ये एस एन का फॉर्मूला था तो S7 जब लिखेंगे तो n की जगह 7 आ जाएगा। वैसे ही जब मैं S इंफिनिटी निकालूंगा तो a टाइम्स ऑफ 1 माइनस आर टू द पावर इंफिनिटी 1 माइनस आर आ जाएगा। और आपको पता है ऑलरेडी कि r की वैल्यू क्या है, आपको पता है r की वैल्यू क्या है, ऑलरेडी आपको पता है कि r की वैल्यू लेस देन 1 है। क्या है? r की वैल्यू लेस देन 1 है। जब r की वैल्यू लेस देन 1 है मेरे दोस्त, बहुत ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, जब r की वैल्यू लेस देन 1 है, जब r की वैल्यू लेस देन 1 है, अरे यार आप सुन नहीं रहे मेरी बात, r की वैल्यू लेस देन 1 है तो ये जो पार्ट है उस पे मतलब समझ लो r की वैल्यू 1/10 है और 1/10 के ऊपर पावर इन्फिनिटी डाल दो, इसकी वैल्यू तो ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 ही होगी ना, तो ये 0 हो गया। क्या बचा आपका फॉर्मूला? s इंफिनिटी इज इक्वल टू a, ये पूरा 0 है ना, a इंटू 1 a 1 माइनस आर। अच्छा तो ये है आपका फॉर्मूला। यस दोस्तों, ये है आपका फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। और ये पॉसिबल कब है? ये पॉसिबल तभी है जब आपका r लेस देन 1 होगा। ये पॉसिबल कब है? जब आपका सम r लेस देन 1 होगा। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर? ओके चलो छोटा सा सवाल करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं बिल्कुल क्वेश्चन की। यहां पे लिखा हुआ है कि अगर आपके पास बाय चांस कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और उसमें ऐसा दिया हुआ है कि बताओ 10th टर्म वेनेट टर्म तो निकाल लो, फॉर्मूला फॉर्मूला है कौन सा, क्लियर होगी आपको। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर अगर क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड T9 तो आपकी सही है 1/3/4 1/2 -1/3 2/9 and so on. Now tell me what is going to be the 9th term. तो आपने कहा सर 9th टर्म तो बड़ी आसान है, r क्या दिया हुआ है 1/2 इंटू 4/-3, a कितना दिया हुआ है -3/4 है ना, ये कितना दिया हुआ है 2 -2/3 राइट। तो ये एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू है। अब T9 इज इक्वल टू क्या आएगा a r टू द पावर 8। T9 क्या होगा a r टू द पावर 8। नाउ T9 इज इक्वल टू a है आपका -3/4 इंटू r कितना दिया हुआ है, r दिया हुआ है आपको -2/3 टू द पावर 8। अब टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, आपको पता रहना चाहिए इसमें कि यहां पर आपका जैसी खुलेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। -3/4 ठीक है, ये 2 की पावर 8 है, ये 3 की पावर 8 है, ये भी 2 की पावर 2 है राइट। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, माइनस साइन तो रहेगा वो अलग चीज है, पर यहां पर 3 की पावर 7 आ जाएगा, यहां पर 2 की पावर 6 आ जाएगा और ये है हमारा आंसर राइट। दिस इज आवर क्लियर क्रिस्टल आंसर। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, कोई इसमें डाउट नहीं रहा होगा आप लोग को। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था और मेरे ख्याल से आप सभी को ये क्वेश्चन बन गया होगा, है ना। क्लियर है? क्लियर सबको? अब बारी है हमारे अगले सवाल की राइट, बारी है हमारे अगले सवाल की। लेट्स स्टार्ट। आई होप आपको इतना तो कोई डाउट ही नहीं रहा होगा इसमें, यहां तक तो बिल्कुल क्लियर चल रहा होगा। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपके पास अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई अगर आपके पास कोई एक सीरीज है
बताइए, कभी अगर आपके पास सीरीज दी हुई हो, अगर आपके पास कभी अगर सीरीज दी हुई हो, राइट, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, इसका एक वैल्यू मैं मिक्स कर देता हूं तो आपको और अच्छा लगेगा। सिक्स टर्म इन जीपी is equal to 32, eighth term is equal to 128, what will be the r? Tell me, आराम से देखो क्वेश्चन को, बताओ what will be the value of r? आपने कहा सर बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिक्स टर्म का मतलब क्या होता है, आपने बोला पहले तो वी नो दैट फॉर्मूला क्या होता है, टी एन इज इक्वल टू ए आर टू द पावर n माइनस वन। टी सिक्स दिया हुआ है टी सिक्स कितना दिया हुआ है, ए आर टू द पावर फाइव कितना दिया हुआ है, ए आर टू द पावर फाइव 32 दिया हुआ है। टी एट मतलब ए आर टू द पावर सेवन कितना दिया हुआ है, 128, राइट। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2। हमें निकालना आर है, तो हम गायब कैसे करते हैं ए को, हम किस तरह से, या कहा जाए तो किस मेथड से ए को गायब करें। आपने कहा कि सर 2 डिवाइडेड बाय 1 कर दो, ए अपने आप गायब हो जाएगा। कितना हो गया, ए आर टू द पावर 7 ए आर टू द पावर 5 इज इक्वल टू 128 32, ए कैंसिल है ना, कितना आ गया, आर टू द पावर 2 और यहां पे कितना आ गया 4, कितना आ गया 4, आर की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 2। अब आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, आर इज इक्वल टू 2 या फिर आर इज इक्वल टू माइनस 2। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, बताइए भैया क्लियर है कि नहीं, कोई डाउट क्वेश्चन में, कोई डाउट, क्लैरिटी है कि नहीं, बताओ फटाफट जल्दी से। क्लियर है, क्लियर। तो क्लियर है, okay, now next question is that if the sum of n numbers in GP 5 10 20 is 1 2 7 5, then n is equal to what, बताइए then n is equal to what, tell me। अब आपने बोला सर बहुत सिंपल है, इसका लगाते हैं फॉर्मूला, कितना हुआ, एस एन इज इक्वल टू ए आर टू द पावर n माइनस वन बाय आर माइनस वन, राइट। इसका मतलब ए दिया हुआ है 5, आर दिया हुआ है आपको 2, राइट। तो यहां पर आपको निकालना है कितना, सम दिया हुआ है आपको, और एस एन दिया हुआ है आपको कितना 1275। अब 1275 इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ 2 टू द पावर n माइनस वन 2 माइनस 1, कितना आ गया 1275 इज इक्वल टू बाय 5 2 टू द पावर n माइनस 1, कितना आ गया आंसर, आंसर आ गया इसका 255 2 टू द पावर n माइनस 1 256 2 टू द पावर n। नाउ
You know very well that it is 2 to the power n is equal to 2 to the power 8. 2 to the power n is equal to 2 to the power 8 and it is going to n is equal to 8, right? तो हमारे पास क्या आंसर आ गया इसका? n is equal to 8. मतलब अगर सम दिया हुआ है आपको तो n की वैल्यू क्या रहेगी? n की वैल्यू रहेगी 8, राइट? क्लियर है? बढ़िया, चलिए मूव करते हैं अगले सवाल पे। यहां पर बोला गया है द थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 3। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स? समझो जरा आप, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। तो आपने कहा ये तो बहुत ही सिंपल है कि यहां पर बोला गया है कि थर्ड टर्म ऑफ जीपी मतलब ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3। वो पूछ क्या रहा है? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स मतलब फर्स्ट 5 टर्म्स क्या रहेगा? तो आपने कहा सर ए कितना हो गया? ए टू द पावर 5, ठीक है। आर की पावर कितनी हुई? 1 3 6 10, कितना आ गया? 10। अब यहां पे वो कितना? ए आर टू द पावर 2 इज इक्वल टू कितना आ गया? 5। क्या आपको ये वैल्यू पता है? बिल्कुल पता है। क्या वैल्यू होती है वाली? थ्री टू द पावर 5 क्या होती है? क्या आंसर है? क्लियर है? यस, देख लो एक बार। बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा याद रखिएगा चीजों को कि जब भी हमारे पास थ्री टर्म्स इन जीपी होता है तो या तो वो ये होता है ए आर स्क्वायर, या तो वो ये होता है ए बाय आर ए आर। जब भी वो बोलता है कि इनका प्रोडक्ट वगैरह निकालो सम ऑफ 3 टर्म्स का, तो आप ये यूज भी करते हैं, ये यूज करते हो, क्योंकि आपके पास क्या होता है कि आर आर कैंसिल हो जाता है प्रोडक्ट करने में। तो आपको अपना चीजें ढूंढते हो जिससे हमारा काम आसान हो। हमें चीजें हमारी आसान करनी है, ना ही हमें चीजें हमें मुश्किल करनी है, ठीक है? तो याद रखिएगा, राइट? याद रखिएगा, ओके। क्या रहेगा? 3 टर्म्स इन जीपी ए आर स्क्वायर ए बाय आर ए आर, ठीक है। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि सर सीरीज में 4 टर्म्स क्या रहेंगी, तो आप बोलोगे ए बाय आर स्क्वायर ए बाय आर क्यूब ए बाय आर ए आर क्यूब, राइट? अब ठीक है, क्लियर है? चलिए, व्हाट इज द nth term of sequence? What is the nth term of sequence? 25 minus 125 625 है ना, और माइनस 3125 एंड सो ऑन, राइट? तो आपने बोला था ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। हमें पता है कि nth टर्म ऑफ सीक्वेंस क्या रहेगा, तो हमें पता है कि tn इज इक्वल टू ए आर टू एन माइनस 1 होगा। tn इज इक्वल टू ए कितना है आपका 25, आर कितना है आपका -5 एन -1, तो tn इज इक्वल टू हो जाएगा अपना माइनस, पहले कॉमन आएगा, कैसे माइनस कॉमन आएगा, -1 टू द पावर n -1 इंटू 5 टू द पावर n +1, यहां से एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, ठीक है? ये क्या है आपका 5 टू द पावर 2 है ना, तो 5 टू द पावर 2 इसमें जाके मल्टीप्लाई जाता है। क्लियर है? राइट? क्लियर? ओके एवरीवन, इज इट क्लियर? Is it clear?
ये भी पूरे बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं भाई, इसकी अगली क्लास में होगा धमाका आपका, आज की क्लास में कर दूं धमाका। चलो ठीक है, आज की क्लास धमाका कर देता हूं। इफ x 2y 3z are in AP where the distinct number be x y z in GP, ये आपके जीपी में है, देन द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी इज, पहले क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से फिर बताओ क्या रहेगा आंसर, है ना। पहले क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, और क्वेश्चन जब आप पढ़ रहे हो ना तो आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। कुछ चीजें पुरानी मतलब हो सकता है कि अगर कभी आपका लिखा हो कि ए बी सी आपका एपी में है, ए बी सी कभी आपको पता है कि एपी में है, तो इसका मतलब होना चाहिए 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2, ये आपको पता होना चाहिए। कभी आपको पता हो कि ए बी सी जो है आपका ये जीपी में है, तो पता होना चाहिए आपको कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू है आपका ए सी, बी इज इक्वल टू आएगा आपका रूट ए सी, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। जब भी हम कोई सवाल करें बेसिक्स तो आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है, बेसिक्स शुड बी क्लियर, ओके। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ, अब ये बोलता है कि एपी में है, तो अगर कोई बोले x 2y 3z आर इन एपी, इसका सीधा मतलब होता है 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3z डिवाइडेड बाई 2, और इसका मतलब होता है 4y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3z, 4y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3z, ठीक है। अब x y z ये अगर आपके जीपी में है तो उसके अकॉर्डिंग पता होना चाहिए आपको कि जीपी में इसका मतलब ये x है, तो y की वैल्यू क्या रहेगी एक्स आर, z की वैल्यू क्या रहेगी एक्स आर स्क्वायर, ठीक है, क्या रहेगी एक्स आर स्क्वायर, क्लियर है। अब ठीक है, ये चीज क्लियर है, तो कितना आ गया, ये कितना आ गया 4xr इज इक्वल टू एक्स प्लस 3x, ध्यान सुनना क्या हो रहा है यहां पे, फिर भी कर देता हूं मैं आपको उसके हिसाब से y स्क्वायर इज इक्वल टू, तो एक्स आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एक्स आर स्क्वायर, क्लियर है ना। इसका मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं आपसे, इसका मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं आपसे कि 4xr 4xr है ना, मतलब क्या लिखे 4y, क्या लिख दे भाई 4y, अरे हाया ना, क्या लिख दे जल्दी बोलो, क्या लिख दे बताओ बताओ जल्दी से 4xr इज इक्वल टू, बोलो क्या रहेगा आंसर, बोलो भाई क्या रहेगा आपका आंसर, रहिए व्हाट विल बी द आंसर 4xr इज इक्वल टू एक्स प्लस 3r स्क्वायर, 4xr इज इक्वल टू y की वैल्यू कितनी है xr, x तो x था 3, x की वैल्यू कितनी है x इंटू एक्स, तो कितना आ गया x स्क्वायर आ गया, कितना आ गया 4r इज इक्वल टू 1 प्लस 3r स्क्वायर,
आर कॉमन निकाल काट दिया, ठीक है। यहां पर कितना आ गया, ये इधर गया तो 3r स्क्वायर माइनस 4r प्लस 1 इक्वल टू 0। हमें निकालना है एकदम क्या है, हमें r ही तो निकालना है। इसका मतलब इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करते हैं, कितना रहेगा 3r माइनस 1 4 3r माइनस 1 r माइनस 1। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, r की वैल्यू आ गई एक तो 1 और एक आ गई r की वैल्यू कितनी 1/3। ऑब्वियस सी बात है कि r की वैल्यू 1 नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि अगर r की वैल्यू 1 है तो सीरीज आगे बढ़ नहीं पाएगी। तो r की वैल्यू 1 आपकी एक्सेप्टेबल नहीं है। अगली वैल्यू जो है वो बिल्कुल सही है, r की वैल्यू 1/3। एक बार देख के बताइए क्लियर है कि नहीं, बोलो भाई फटाफट। अब मैं आपसे क्वेश्चन में अचानक से पूछ लूं, अब ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है आपका। क्या हो सकता है कि भैया Sn इज इक्वल टू क्यू एन स्क्वायर, भैया Sm इज इक्वल टू क्यू एम स्क्वायर। अब बताइए SR की जो वैल्यू है वो होती है आपकी क्या, सम ऑफ आर टर्म्स इन एपी। थोड़ा पीछे से उठा ले सवाल वाला। देन SQ की वैल्यू क्या रहेगी। अब इसको देख के बताओ आप लोग कि अगर मैं इसको एमसीक्यू फॉर्म में भी दे दूं तब भी वैलिड क्वेश्चन है ये। अब बताइए इसकी वैल्यू क्या रहेगी। क्वेश्चन देखिए, समझिए और बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। आई होप यू आर ट्राइंग, राइट। आसान सवाल है वैसे तो, एमसीक्यू में आते ही कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन ये क्या कर देते हैं, आपको पता है कि अगर मेरे पास ये वैल्यू है तो मुझे पता है कि S1 जो है वो है Q, S2 में डाल दूं अगर वैल्यू, अरे यस और नो, जल्दी बोलो फटाफट, क्या रहेगी वैल्यू, बी क्विक। आपको वीडियो पॉज करके निकाल लेना अगर आप ऐसे निकाल नहीं पा रहे हैं तो, है ना। आपको वीडियो पॉज करके निकाल लेना है। बताइए S1 की वैल्यू Q है, S2 की वैल्यू 4Q है, S3 की वैल्यू 9Q है ना, और आपकी S4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16Q, ठीक है। अब ये T1 इजिकल टू क्या है, Q है, T2 इजिकल टू क्या है S2 माइनस S1, T3 क्या है आपका S3 माइनस S2, T4 क्या है आपका S4 माइनस S3, तो T2 क्या है आपका बताओ 4Q माइनस Q, S3 क्या है आपका 9Q माइनस 4Q, ठीक है। आपका S4 क्या है, आपको पता है ना कि जो आपका S1 है वही आपका T1 है, वही आपका फर्स्ट टर्म है, सही है। यहां पे क्या हुआ 16Q माइनस 9Q, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, कितना हो गया, ये हो गया 3Q, ये हो गया 5Q, ये क्या हो गया 7Q, क्लियर है। अब यहां पर आ गया आपका AP इज Q, 3Q, 5Q, 7Q एंड सो ऑन। अब क्या हुआ बताइए, टेक इट इजी। अब आपके पास AP आपकी बन चुकी है, ये आपसे बोला क्या गया है SQ निकालना है। जैसे ही आपने SQ निकाला सम ऑफ Q टर्म्स, तो Q/2 2A प्लस Q माइनस 1 D, यहां पर डल गई वैल्यू Q/2, फर्स्ट टर्म क्या है हमारी Q है, तो SQ 2Q प्लस Q माइनस 1 D कितना है हमारा, D है हमारा 2Q, राइट। तो हमारा SQ क्या आ गया, ये आ गया Q/2 इंटू 2Q प्लस 2QD माइनस 2D। आप इसको सॉल्व करके दे सकते हैं,
सॉल्व करके देख सकते हैं इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ क्यू स्क्वायर आएगा। और ये एमसीक्यू में आप अक्सर गलत करके आते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन जब से आए हैं दोस्तों, अब तो बोर्ड में भी आ गए, पहले आईआईटी जेईई में थे, सीयूईटी में भी थे, ठीक है, अब बोर्ड एग्जाम में भी अब ये आपके पास एमसीक्यू सवाल आ चुके हैं। जब से एमसीक्यू सवाल आए हैं तब से स्कोर करना 100% स्कोर करना मुश्किल हो गया है। पहले 100% बहुत लोग ले आते थे, लेकिन अब वही है 96, 97, 95 पे रुक जाएंगे बच्चे। इसलिए एमसीक्यू में मास्टरी करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यही क्वेश्चन आप सब्जेक्टिव होता, यहां तक तो कोई भी कर देता, यहां तक तो कोई भी कर देता, लेकिन जब तक पूरा नहीं करोगे तो उसका पूरा 1 नंबर नहीं मिलेगा, है ना। और ऐसा नहीं है कि 1 नंबर का मतलब आसान सवाल ही रहता है, ऐसा नहीं है। 1 नंबर का जो है वो कुछ भी सवाल ला सकते हैं। उनको लगता है कि बच्चा प्रैक्टिस करके आया है तो उसको बनना चाहिए, प्रैक्टिस करके नहीं आया है तो कुछ भी नहीं बनेगा, वो अलग बात है। लेकिन प्रैक्टिस करके आया है वो ऐसा मानते हैं, और आपको वो किसी भी लेवल पे परेशान कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिए इस चीज के ऊपर आप, ठीक है, क्लियर। चलिए इसको पहले अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, एक बार वीडियो पॉज करिए और इसको प्रॉपर तरीके से नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। चलिए बात करते हैं अब अगले सवाल की। यहां पर आपके पास दिया हुआ है द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज इक्वल टू 13/12 एंड देयर प्रोडक्ट इज -1, फाइंड जीपी। अब आपको खुद समझना है कि यार मेरे पास 3 टर्म्स जब बोलता हूं तो ए आर स्क्वायर भी आता है, राइट। तो यहां और अगर मैं प्रोडक्ट बोलता तो बात समझ में भी आती। तो बताओ जरा फटाफट मैं क्या लिखूंगा यहां पे, आराम से देखो, है ना। अब मुझे पता है कि प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो प्रोडक्ट करने में फायदा इसमें है, इसमें, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे इसमें वैल्यू आसान हो जाएगी, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, वैल्यू आसान हो जाएगी। तो लेट हमारे 3 टर्म कौन से हैं, लेट 3 टर्म्स बी, कितना है, a/r AR। अब इनका आपने क्या किया, इनका आपने कर दिया सम, कितना आ गया, a/r प्लस a प्लस AR इज इक्वल टू 13/12। आपने कहा सर ये तो बहुत सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल गलत भी नहीं है। क्या होगा, a कॉमन आ जाएगा, 1/r प्लस 1 प्लस r इज इक्वल टू 13/12। अब आपने क्या किया यहां पे, अगली इक्वेशन में a/r क्या कर दिया आपने, प्रोडक्ट कर दिया। a क्यूब आपका कितना आ गया, -1। a क्यूब कितना आ गया आपके पास, -1। अब इसको आप बोलोगे कि सर मैं प्रोडक्ट ऑफ यूनिटी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर तरफ ले जाऊं, सॉरी यहां पे पूरे रियल नंबर की बात चल रही है, यहां पे इमेजिनरी बात ही चल रही है। तो आपके पास a की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब यहां -1 डाल दिया आपने। अब आप खुद सोचो कि जैसे ही आप इसका एलसीएम लोगे क्या आएगा, 1 प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 13/12। ये मल्टीप्लाई हुआ, कितना आ गया,
12 प्लस 12r प्लस 12r स्क्वायर इज इक्वल टू 13r, 12r स्क्वायर प्लस 12r है ना माइनस 13r प्लस 12 इक्वल टू 0, 12r स्क्वायर माइनस r प्लस 12 इक्वल टू 0। तो आपके पास यहाँ पे कुछ इस तरह का आंसर आ गया है, आपके पास यहाँ पे कुछ इस तरह का आंसर आ गया है। इनफैक्ट ये जो माइनस है, -1 मल्टीप्लाई हुआ ना इसमें, तो ये कितना हो गया, -1 मल्टीप्लाई हुआ, तो ये -1 मल्टीप्लाई हुआ, तो इक्वेशन क्या आ गई आपकी, ये आ गई आपकी 12r स्क्वायर, 12r प्लस 13 कितना होगा 25r, 25r प्लस 12 इक्वल टू 0। बहुत सिंपल है। अब मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 144 और प्लस करके आना चाहिए, प्लस करके आना चाहिए 25। नाउ टेक योर टाइम, बताओ व्हाट विल बी द स्प्लिट, व्हाट विल बी द स्प्लिट, मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए बताइए। तो आपने कहा 16 9, 16 9, लेट्स ट्राई। आपकी ड्यूटी क्या बनती है, थोड़ा वीडियो पॉज करके पहले आप ट्राई करेंगे। तो ये सवाल तो मैंने करवा दिया, लेकिन अगला क्वेश्चन जो रहेगा वो वीडियो पॉज करके पहले आप ट्राई करेंगे, उसके बाद ही आप वीडियो को आगे देखेंगे। ठीक है, कितना आ गया 4r 3r प्लस 4, 3r प्लस 4, राइट। आर की वैल्यू आपके पास ये आ गई। अब इसी डिफरेंट आर के कारण आप यहां डाल दो वैल्यू या फिर यहां डाल दो, आपके पास ए की भी वैल्यू -1 है, आर की वैल्यू तो आपके पास दो सीरीज आएंगी। आपको सीरीज का फॉर्म पता है, ए बाय आर, ए आर, दोनों आर की वैल्यू के साथ आप दो सीरीज निकाल लीजिए एंड दैट विल बी आर फाइनल आंसर। आई होप इट इज क्लियर, प्लीज गो अहेड। ये क्वेश्चन पहले पूरा अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद हम आगे के क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। फटाफट इसमें गो थ्रू कर लीजिए क्वेश्चन को, क्लियर होगा आपको तो ही अपन आगे की बात करेंगे। बताओ भाई क्या रहेगा आंसर इसका। चलिए, ये क्वेश्चन है जो लिख रहा हूं, पहले आप वीडियो पॉज करेंगे, उसके बाद आप करेंगे, उसके बाद हम करेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 125, राइट। द सम ऑफ देयर प्रोडक्ट taken in pairs is 87 1/2. Find them. बताइए टर्म्स कौन कौन सी हैं, आप देखिए और आराम से बताइए क्या रहेगा आंसर। बोलिए व्हाट विल बी द आंसर, बताइए। बोलिए।
बताइए भाई क्या रहेगा आंसर। आई होप यू हैव ट्राइड। द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ले लिया तीन नंबर, तो ए बाय आर इंटू ए आर इज इक्वल टू 3। टेक यू टाइम, बताइए क्या रहेगा आंसर उसका फिर।
चलिए फटाफट फटाफट क्वेश्चन बना बताइए क्या रहेंगे इसमें। यहां पर क्या हुआ आपका, द सम ऑफ, यहां पर आपने बोला द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी ए बाय आर प्लस ए आर 39/10 प्रोडक्ट ऑफ देयर टर्म्स ए बाय आर इंटू ए आर 1 कितना आ गया आपका, ए आया कितना 1 आ गया। यहां से आपने कॉमन निकाला कितना आ गया 1 बाय आर प्लस आर इज इक्वल टू 39/10, ये कितना आ गया आपके पास 1 प्लस आर स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू 39/10, 10 प्लस 10r स्क्वायर is equal to 39r and it is going to be 10r square plus 10r minus 39r plus 10 equal to 0। ये जो है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली, क्या बन रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या होती है ये 10r स्क्वायर 29r प्लस 10 इक्वल टू 0। इसको स्प्लिट कर दिया कितना आ गया 25r माइनस 4r प्लस 10 इक्वल टू 0, 5r 2r माइनस 5 माइनस 2r माइनस 5 इक्वल टू 0, 5r माइनस 2 इक्वल टू 0, 2r माइनस 5 इक्वल टू 0। आपके पास यहां से r की वैल्यू आ गई है 5/2, यहां से आ गई है r की वैल्यू 2/5, a की वैल्यू है 1। तो इसमें दो ज्योमेट्रिक की आपकी सीरीज बन जाएगी, टेकिंग r इज इक्वल टू 5/2 एंड टेकिंग r इज इक्वल टू 2/5, a हमेशा सेम रहेगा 1 रहेगा। आई होप इट इज क्लियर। इधर आप डाल देंगे वैल्यू, इसमें आपके पास दो ज्योमेट्रिक प्रोशन आएंगी। आई होप इट इज क्लियर, राइट। सो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और जबरदस्त क्वेश्चन के साथ, कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट साथ। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट करिएगा। थैंक यू।